कुछ गृहस्थ लोगों के लिए, तो वो ब्राह्मण ग्रंथों में आती है। जो प्राकृतिक शक्तियाँ, जितनी भी संसार के अंदर प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, उन प्राकृतिक शक्तियों को देवीय स्वरूप प्रदान किया गया है और उनको मंत्रों के द्वारा उनको प्रशंसा की जाती है, उनको खुश किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है, उनका गुणगान किया जाता है। वो ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर आता है, जो ग्रस्त लोगों के लिए होता है। और अरण्य ग्रंथ जो है वो वानप्रस्थियों के लिए होते हैं, जिसमें मंत्रों का आध्यात्मिक महत्व उसमें स्थापित किया जाता है, आध्यात्मिक विवेचन उसका किया हुआ होता है। और वैसे ही उपनिषद ज्ञान की ही व्याख्याएँ हैं, और उसमें जैसे वेदांती जो जिसको कहते हैं, वेदांत दर्शन पर जिसने काम किया, वो उपनिषद एक्चुअल में वेदांत का ही एक दृष्टिकोण है। जैसे अगर अपन वैदिक साहित्य को देखें तो एक तो कर्मकांड का विषय है, दूसरा ज्ञान का विषय है। तो उपनिषद ज्ञान पर आधारित है और उन्होंने उसकी आध्यात्मिक जो विवेचना है वो उपनिषदों में की गई है। और वेदेतर साहित्य में भी जैसे शास्त्र है, सूत्र है, स्मार्त है। शास्त्रों में जैसे अब अनेक शास्त्र आ जाएंगे, अगर अपनी दृष्टि से देखें तो प्रतिमा शास्त्र भी एक शास्त्र है। तो अनेक शास्त्र हैं, सूत्र है, जैसे कात्यायन सूत्र है, आपस्ताम सूत्र है, बोधायन सूत्र हैं। ये सारे सूत्र हैं जो वैदिक साहित्य के अंदर भी माने जाते हैं। स्मार्त है, जैसे स्मारतों के अंदर स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, ये सारे वैदिक और वैदिक साहित्य के अंदर उन्होंने शामिल किए हुए थे। तो एक सामान्य चर्चा अपन ने की। और वैदिक साहित्य के अंदर यज्ञ का बड़ा महत्व होता था, लेकिन अपना इस सौंदर्य से इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए अपन इसमें नहीं जा रहे। लेकिन ये है कि जो पाश्चात्य जगत में जो सौंदर्य को लेकर जो बात की गई है, वो पूर्वी जगत के अंदर रस को लेकर बात की गई है। रस जो उपनिषद के अंदर रस को सारभूत तत्व कहा गया है, यानी जो भी कार्य हुआ है या जो भी योजना है या जो भी कोई विषय है, कोई विमर्श है, उसका सार तत्व क्या है, उस सार तत्व को रस कहा गया। यानी सब चीज़ का निचोड़ उसको रस के रूप में कहा गया। तैत्तरीय उपनिषद में तो ब्रह्मा को रस कहा गया। छांदोग्य उपनिषद में रस के 8 प्रकार बताए गए हैं। अब ये 8 प्रकार वो रस नहीं है जो अपने साहित्य के अंदर जिसकी चर्चा करते हैं। ये अध्यात्म और ज्ञान की दृष्टि से उन्होंने रस की इन्होंने चर्चा की है। लेकिन सर्वप्रथम अगर रस पर अगर किसी ने बात की तो वो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में की। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र का निर्माण किया उसमें करीब 36 अध्याय है, जिसमें नाटक को लेकर उन्होंने ज़्यादा उस पर लेखन कार्य किया है और उसकी विवेचना की है। और चूँकि नाम ही उसका नाट्य शास्त्र है तो नाटक को लेकर ही उन्होंने ज़्यादा बात की। तो नाटक के उन्होंने 4 प्रकार के भेद बताए हैं। नाटक के 4 भेद बताए, जैसे वाचिक, अभिनय, संगीत, अभिनय और रस। वाच्य का मतलब जहाँ शब्दों से, गद्य से या पद्य से बोल के जो बात की जाती है। संगीत का मतलब उसमें जो लयबद्धता होती है बोलने की और साथ में संगीत। अभिनय, निश्चित पात्र अभिनय करता है। और चौथा भाग रस। और रस जो है सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से रस बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जो नाटक का अंतिम जो भाग है रस, वो सौंदर्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन्होंने उसको बड़े विस्तार से भी लिखा है। अभिनय, अभी जैसे इन्होंने 4 प्रकार के भेद बताए, उसमें एक भेद अभिनय था, तीसरा भेद। अभिनय के भी उन्होंने 4 भेद बताए, जैसे आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये 4 नाटक के भेद भरत मुनि ने बताए थे। आंगिक का मतलब शरीर से, मुख से जो बात या मुद्रा से, यानी शरीर के खुद के पोस्चर जो होता है उससे, पोस्चर से या बोलकर, ये जो होते ही आंगिक हो गया। और वाचिक में जैसे डायलॉग है, जो संवाद होते हैं वो वाचिक हो गया। आहार्य के अंदर उसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस वगैरह
ये कैसा उसका रूप होना चाहिए, ये आहार्य के अंदर उन्होंने कर दिया। और सात्विक जो था वो थोड़ा सा और आगे की स्थिति थी, जैसे अभिनय के अंदर अपने आप आंसू ले आना, या भय की स्थिति में या भयानक जैसे रस की स्थिति के अंदर अपने एक एक रोम को जैसे खड़ा कर देना, ये सात्विक नाटक की श्रेणी में आते थे। ये 4 खंड उन्होंने बताए। तो मूल रूप से जब पूर्वी सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं तो रस जो है वो रस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे पाश्चात्य में सौंदर्य शब्द है, वैसे यहाँ अपने रस मीमांस है। जो छात्र हिंदी साहित्य के हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि रस क्या है, रस सिद्धांत क्या है, रस निष्पत्ति क्या है, ये सारा उन्होंने पढ़ा हुआ होगा। तो ये जो रस है, ये जहाँ काव्य है, संगीत है, कला है, मूर्ति कला है, ये जितनी भी कलाएं हैं, पहले काव्य को भी कला के रूप में ही मानते थे और बाद में एक विधा के रूप में ये अलग हो गया, साहित्य में चला गया। लेकिन मूलतः जितने भी कलाएं हैं वो रस पर आधारित है भारतीय दृष्टि से। तो रस का कारण ये हो गया कि अब जहाँ पाश्चात्य में भौतिक रूपगत सौंदर्य को ज़्यादा महत्व दिया गया था, यहाँ आनंद को ज़्यादा महत्व दिया गया है, मन को, मन की मधुरता को ज़्यादा महत्व दिया गया है, और यही आनंद आगे जाकर परमानंद में परिवर्तित होता है। तो उन्होंने जैसे भरतमुनि ने लिखा कि भाव विभावानुभाव व्यभिचार संयोगा दृश्य रस निष्पत्ति, यानी कि भाव, अनुभाव, व्यभिचार, इन सब का जो संयोग बनता है, इससे रस की निष्पत्ति होती है। ये आगे इस पर चर्चा करेंगे। जो साहित्यिक रस की जैसे बात करते हैं तो साहित्य में जैसे कितने रस होते हैं, इसके अगर अपन चर्चा करें तो पहले इसमें 8 रसों को सम्मिलित किया गया था। 8 रसों का मतलब कि जो जितने भी साहित्यिक या कला के अंदर जितने भी पक्ष हैं, भाव है, उन भावों को कैटेगराइज कर दिया, उनका वर्गीकरण दिया कि कितने प्रकार के अनुभव और उससे भाव उभर कर आते हैं, उसका उन्होंने एक श्रेणीवार उसका विभाजन किया। तो 8 प्रकार से किया। तो द्रोहिणी परंपरा में इसको 8 माना, वासु की परंपरा में इसमें फिर भक्ति और वात्सल्य 2 और जोड़ के इसको 9 रस के अंदर परिवर्तित कर दिया गया। पूर्व में मैंने आपसे शायद कभी बात की होगी। तो ये जो 9 रस होते हैं, हर रस का एक भाव है, स्थायी भाव है। रस हो गया, रस का एक स्थायी भाव हो गया, संचारी भाव हो गया। ये रस एक विधान है जिसमें श्रृंगार रस जो होता है उसको रसराज कहा गया। श्रृंगार रस जो है वो रसों का राजा है, जिसको श्रृंगार कहा गया। और श्रृंगार के भी 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग ये 2 श्रृंगार के भेद है। और श्रृंगार जो है वो रमणीक विषयों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जो रस है वो। तो श्रृंगार हो गया, हास हो गया, करुण हो गया, रौद्र हो गया, वीर हो गया, भयानक हो गया, विभत्स हो गया, अद्भुत हो गया और शांत हो गया। ये 8 रस हो गए। फिर इसमें 2 और जोड़े, ये 9 रस हो गए। फिर इसमें 2 और जोड़े तो वो 11 हो गए। वत्सल और भक्ति, ये जुड़ के 11 हो गए। अब हर रस का एक स्थायी भाव है, हर रस का एक स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार का अगर बात करें तो श्रृंगार के 2 हो गए, संयोग और वियोग 2 हो गए। तो श्रृंगार एक आपका रस हो गया। और इसका एक भाव है जो स्थायी भाव जिसको कहते हैं, वो है रति। रति, अब रति कौन, अगर यूँ थोड़ा सा जानकारी लें तो रति कौन है भाई? कामदेव की पत्नी का नाम है रति। यहाँ इससे उसका कोई ज़्यादा संपर्क वो नहीं, मैं बता रहा था, प्रसंगवश बात आ गई। तो श्रृंगार का स्थायी भाव हो गया रति, हास्य का हो गया हास, करुण का हो गया शोक, और रौद्र का हो गया क्रोध, वीर का हो गया उत्साह, और भयानक का हो गया भय, विभत्स का हो गया जुगुप्सा।
जुगुप्सा यानी ग्लानि भी एक शब्द है, लेकिन जुगुप्सा भयानक रस जो होता है ना उसका, और अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, ये 9 रसों के 9 स्थायी भाव है। अब इनके साथ में एक संचारी भाव और होते हैं। संचारी भाव का काम क्या होता है? वो ये स्थायी भाव तो हमेशा उसमें विद्यमान रहते हैं। आप अगर किसी विषय को लेकर अपन रचना कर रहे हो, सृजन कर रहे हो, चाहे काव्य लिख रहे हो, चाहे चित्र बना रहे हो, चाहे मूर्ति बना रहे हो, चाहे अभिनय कर रहे हो, किसी एक विषय को लेकर आप वो कार्य कर रहे हो, तो उसमें वो भाव स्थायी रूप से चलता है। जैसे अपन चूँकि भरत मुनि ने नाटक को लेकर ज़्यादा काम किया, तो नाटक की अगर दृष्टि से देखें तो अगर श्रृंगार रस में जैसे संयोग और वियोग 2 है, संयोग की बात करते हैं, वियोग की क्यों करें? तो मान लो किसी बगीचे में कृष्ण और राधा के मिलने का कोई समय उन्होंने निर्धारित किया, और उस समय पर उनको वहाँ मिलना था किसी वाटिका में, कुंज में। तो जो समय निर्धारित हुआ उस समय राधा रानी तो आ गई और कृष्ण भगवान नहीं पहुँचे। उन्होंने उनका इंतज़ार किया, कुछ देर किया, और किया, घंटा किया, 2 घंटा किया, आखिर करते करते वो खींच गई। तो भाव तो श्रृंगार का था, प्रेम का था, रस का था, रति का था, है ना? भाव तो रति था, प्रेम था। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे लेट होने से उनको क्रोध भी आ गया। क्रोध आने से, क्रोध जैसे ही कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने उसको उलाना दिया, इतनी देर तक नहीं आए, मैं इंतजार करती रही, एक आम सी बात होती। लेकिन वो क्रोध कुछ देर के लिए आया और चला गया। अब आपस में कोई वार्ता कर रहे हैं, जब मिले हैं, बैठे हैं किसी विषय पर, सहजवश कोई भी घटना दिन की उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें कृष्ण बता रहे हैं, राधा उस पर विस्मय कर रही है, तो विस्मय का भाव कुछ देर के लिए आया और चला गया। जैसे क्रोध का आया, चला गया, विस्मय का आया, चला गया। तो ये संचारी भाव है जो क्षणिक रूप में आते हैं और आकर चले जाते हैं, लेकिन एक काम करके जाते हैं, यूँ ही नहीं चले जाते। ये जो स्थायी भाव जो इनका होता है, इस स्थायी भाव को और मजबूत करके चले जाते हैं और गूढ़ करके चले जाते हैं। तो इन सब का रसों का एक स्थायी भाव है और संचारी भाव है। संचारी भाव क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, स्थायी भाव को और प्रगाढ़ करके ये चले जाते हैं। तो अब इन सब से आनंद कैसे? रस जैसे निचोड़ जिसको का, रस जिसको का, वो कैसे? अब जैसे भय है, तो भय का भी एक रस हो गया ना, भयानक है भय है, उसका भी भाव हो गया एक भयानक रस का। तो उसमें भी आनंद कैसे? तो इसके लिए एक पूर्वी सौंदर्य शास्त्र के अंदर एक रस निष्पत्ति आती है, रस का साधारणीकरण होता है। जैसे सामान्य भाषा में मैं आपको भौतिक रूप से उसका उदाहरण दूं कि जैसे 5 छात्र बैठे हैं और 5 को मैंने कहा भाई तू जलेबी खा, तू रसगुल्ला खा, तू इमरती खा, तू दूसरी और कोई मिठाई खा, गुलाब जामुन खा, सबको अलग अलग जैसे मिठाई, और सब ने उनको खाया। अब मैंने पूछा भाई सब अपना अपना टेस्ट बताओ कैसा था? नहीं बता पाएंगे। वो उसको महसूस तो किया उन्होंने, क्योंकि जलेबी का टेस्ट जलेबी का होता है, गुलाब जामुन का टेस्ट गुलाब जामुन का होता है, लेकिन उस टेस्ट को वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन उसको उस टेस्ट का उन्होंने भोग अवश्य किया और सबको उतना ही आनंद आया। अगर उनकी पसंद की मिठाई रही होगी तो सबको ही उतना ही आनंद आया, लेकिन वो आनंद को अलग अलग रूप से डिफाइन नहीं कर सकते। इसे कहते हैं रस का साधारणीकरण, रस की निष्पत्ति और उसका साधारणीकरण। तो ये जब भारतीय दर्शन के बारे में जब विस्तृत चर्चा करेंगे उस वक्त इस पर भी बात करेंगे कि भाई रस की निष्पत्ति कैसे होती है, फिर रस का साधारणीकरण कैसे होता है, फिर आनंद की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर आनंद परमानंद में कैसे परिवर्तित होता है, और कैसे इंसान कलाएं मोक्ष की तरफ इंसान को लेकर चली जाती है। और ये एक भारतीय जीवन दर्शन है, जीवन मूल्य है, जो चारों पुरुषार्थ को लेकर, हर काम चारों पुरुषार्थ को लेकर आगे बढ़ता है। तो ये एक सौंदर्य बोध है, पूर्वी सौंदर्य बोध है, जिस पर अनेक विद्वानों ने इस पर चर्चा की
जैसे रस सिद्धांत की अगर व्याख्या करें तो भट्ट जो आपके सिलेबस में भी होगा, उन्होंने उत्पत्तिवाद दिया। शंकुक ने एक अनुमतिवाद की उन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की। भट्टनायक ने भुक्तिवाद की एक अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। अभिनव गुप्त ने अभिव्यंजनावाद का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक अवधारणा दी। तो ये जैसे पाश्चात्य जगत के अंदर, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अंदर जैसे सोफिस्ट थे, सोफिस्ट मतलब दार्शनिक, उन दार्शनिकों का जैसे अपने यहाँ ऋषि परंपरा थी, वहाँ उनकी दार्शनिक परंपरा थी। यहाँ ऋषियों अलग अलग, चूँकि क्लासिफिकेशन हो चुका था, स्पेशलाइजेशन था, कौन सा किस क्षेत्र में, कोई आयुर्वेद में है, कोई ज्योतिष क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कोई साहित्य में आगे बढ़ रहा है, कोई ज्ञान मीमांसा में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक परंपराएं थे, ऋषि परंपराएं थी। वैसे पाश्चात्य जगत में क्या सोफिस्ट की एक परंपरा थी, दार्शनिक हुआ करते थे, उनके बुद्धिजीवी होते थे वो, और उनका वो हर क्षेत्र में उसको मनन करते थे, चिंतन करते थे, विचार करते थे, तर्क वितर्क जो अपनी पद्धति थी उस पर भी वो प्रत्यक्षों के आधार पर, अनुभव के आधार पर वो भी एक निर्णय पर पहुंचते थे और एक सिद्धांत प्रतिपादित करते थे, और हर विषय के बारे में सोचते थे। जो सोफिस्ट होगा वो धर्म के बारे में भी सोचेगा, अध्यात्म के बारे में भी सोचेगा, विज्ञान के बारे में भी सोचेगा, वो सामाजिक जीवन के बारे में भी सोचेंगे, राज सत्ता के बारे में सोचेगा, राज सत्ता के विधान के बारे में भी सोचेगा, व्यवस्थाओं के बारे में भी सोचेगा, और समाज को एक दिशा देगा, एक निर्णय देगा। तो वो सौंदर्य शास्त्र के बारे में भी सोचते थे। वहाँ भी एक परंपरा है, जैसे सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, क्रोचे है, ह्यूम है, कांट है, बर्कले है, जॉर्ज सांताइना है, आई.ए. रिचर्ड्स है, जॉर्ज फ्रायड है। ये सारे सोफिस्ट हैं जो पाश्चात्य दर्शन को अपने अपने ढंग से विवेचित करते हैं। वैसे ही भारत के अंदर भी अनेक परंपराएं हैं जो अलग अलग विधाओं में अलग अलग ऋषि परंपराएं काम करती रही है, लेकिन जहाँ सौंदर्य की बात है, रस सिद्धांत की बात है, वहाँ पर जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर कार्य किया है और अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की है, तो जब पौर्वी सौंदर्य शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे तब उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। ये एक प्रीफेस था जो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है कि कैसे पूर्व सौंदर्य शास्त्र पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के से अलग स्थितियां रखता है। उनकी भी अपनी एक अपना, ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं है, वो भी सही है। उनकी जीवन पद्धति के अनुसार उन्होंने जो दर्शन दिया है, उन्होंने जो अवधारणाएं दी है, वो उतना ही महत्व रखती है जितनी पूर्वी अवधारणाएं अपने पूर्वी जगत के अंदर रखती है। क्यों फर्क है? तो दोनों के जीवन मूल्यों का फर्क है, थोड़ा सा नज़रिया उनका देखने का अलग है, थोड़ा सा इनका देखने का अलग है, लेकिन अंततः पहुंचते सारे वहीं पर है। ये एक सौंदर्य के बारे में चर्चा की थी। चूँकि आपने सौंदर्य के बारे में कुछ पढ़ा भी है और आगे शायद कुछ पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रियों का अध्ययन भी आपने कर लिया है, तो ये एक प्रीफेस था, एक पूर्व पृष्ठिका थी सौंदर्य और पाश्चात्य सौंदर्य और पूर्व सौंदर्य शास्त्र को किस ढंग से शुरुआत इसकी हुई। अब आगे की चर्चाओं के अंदर पर्टिकुलर अभी वेस्टर्न को लेंगे, तो उसमें जो महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, जो सौंदर्य शास्त्री थे, उनकी अवधारणाओं पर, उनके सिद्धांतों पर अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।